हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। और दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर पूनम द्विवेदी, जो फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में, और उसके साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, पोएट हैं, थिंकर हैं और एडिटर हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि वो लंबे वक्त तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में भी अलग अलग स्टेशन से जुड़ी रही हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर पूनम द्विवेदी से और जानते हैं उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके इस पूरे सफ़र के बारे में और किस नज़रिए से वो समाज को देखती हैं। और कई समसामयिक विषयों पर, सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल लिखे हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें भीतर गहरे तक झंझोर कर रखती हैं, और साथ ही जब वो लिखती हैं तो फिर एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी को और 21st सेंचुरी के भारत को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन डॉक्टर पूनम द्विवेदी। डॉक्टर पूनम द्विवेदी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी कि आपने आमंत्रित किया मुझे। जी, तो डॉक्टर पूनम, ये बताएं कि आपकी जो शुरुआत है, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप और जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकेश जी, मैं प्रयागराज, जिसको कि इलाहाबाद अभी तक कहते हैं, वर्तमान प्रयागराज को बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जन्म और मेरी सारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और पूरी हायर एजुकेशन तक की सारी पढ़ाई मेरी इलाहाबाद से ही हुई है। तो मेरे पिता वहाँ एक अधिवक्ता हैं वहाँ पे, और मेरी माँ जो है एक होम मेकर हाउसवाइफ हैं। तो एक भरा पूरा परिवार, भाई बहनों के बीच में जिस तरह से जीवन की शुरुआत हुई, तो प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पे स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम प्रयाग, वहाँ से मेरी 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा वहाँ से हुई। उसके पश्चात जो है डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिसका कि पूरा नाम है द्वारिका प्रसाद महिला इंटर कॉलेज, वहाँ से मेरी 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन हुई वहाँ पे। बहुत बढ़िया जी। तो उसके बाद से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक की जो पढ़ाई है, शिक्षा है मेरी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई। तो आपने जो डॉक्टरेट की है वो किस विषय में की है आपने? मेरी जो डॉक्टरेट है वो है एरिस्टोटल्स इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न क्रिटिकल थॉट, इस विषय पर मेरा शोध कार्य है। जी। ओके, बहुत बढ़िया। और ये बताएं कि जो पहला आपने जॉब किया या पहली बार आपका अपने होम टाउन से, अपने नेटिव प्लेस से जो आप बाहर निकले, जो भी आपकी पढ़ाई है या आपने जो जॉब शुरू की, वो आपने कहाँ पर शुरू की थी? लोकेश जी, अगर ये बात अगर मैं आपको बोलूं तो इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, क्योंकि एक माहौल, एक परिवेश होता है जो आपके घर का होता है। तो वो सबसे नेटिव, सबसे क्लोज जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो उसके होम इन्वायरमेंट, उसका फैमिली इन्वायरमेंट होता है। तो जब हम परिवार या घर के बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं समझती हूँ वही हमारा सबसे पहला एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स अदर पीपल, जैसा कि हम परसीव करना शुरू करते हैं, और एक आउटसाइड वर्ल्ड से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो ये हर इंसान थोड़ा सा अलग, मैं कहूँगी इस तरह से होता है कि कोई शौक़ अलग अलग तरह के रखते हैं। कुछ इंसानों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ प्रकृति को ऑब्ज़र्व करते हैं, और कुछ बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इन सभी का जो एक मिश्रण होता है, वो इंसान की एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व को समय के साथ निखारता जाता है, बनाता जाता है। तो मेरा जो बाहर की दुनिया से जो आप बोलूँ वास्ता था, तो शायद वो स्कूल के टाइम से ही शुरू हो गया। अच्छा जी। हाँ जी। तो बहुत सारी प्रतियोगिताओं में और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। हाँ, तो वहाँ पे रामकृष्ण मिशन से भी मैं जुड़ी रही हूँ काफ़ी लंबे समय तक, और स्कूल टाइम से ही जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन में काम करना शुरू कर दिया।
तो एक उस एक्सपोज़र उसका भी था, क्योंकि बाहर के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके एक्सपीरियंस शेयर करना, और लिखने का शौक़ शुरू हो गया था स्कूल टाइम से ही। तो क्या चीज़ लिखते थे जब आप स्कूल टाइम में लिखते थे? कोई कहानी, कविता, किस तरह की क्या चीज़ लिखते थे? तो अगर ये एक स्वाभाविक प्रश्न है जो आपने किया कोई भी करेगा। कहते हैं ना, काव्य जो है वो सीधे हृदय से उसके तार जुड़े होते हैं। तो मेरी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो कविता के माध्यम से आई, और हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे विषय थे। और ये तो आपको भी पता होगा, सभी को पता होगा कि हर किसी से बात करोगे तो एक कॉमन चीज़ निकल कर आएगी कि प्रेम एक बहुत ही स्वाभाविक विषय होता है, जो बड़ा आकर्षक होता है। और कहा जाए तो प्रेम जो विषय है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लव, अफेक्शन, तो ये एक अन्वेषण होता है। हम जब प्रारंभिक जीवन में इन विषयों को छूते हैं और इन पे कविताएं लिखते हैं तो असल में उसका मतलब नहीं समझते हैं। वो एक तरह का एक हमें एक बहुत खोजी प्रवृत्ति के साथ उस विषय के साथ कूदना पड़ता है, और जिसका अनुभव समय और उम्र के साथ साथ उसकी परिभाषा, उसको समझ, या उसका कहते हैं कि एक चिंतन के साथ बहुत ज़्यादा परिपक्व होता है वो विषय। हाँ, तो वो विषय बहुत परिपक्व और बहुत ब्रॉड हो जाता है। जी। तो वैसे देखा जाए तो जनरली लव को, प्यार को, प्रेम को जब हम परिभाषित करते हैं, हाँ, तो वो सिर्फ एक नैरो, हम उसको एक सोच में रखते हैं। जबकि प्रेम को अगर देखा जाए तो वो माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ, हाँ, किसी के साथ भी, आपकी एक बहुत अच्छी एक आपकी फ्रेंड है उनके साथ, आपके टीचर के साथ, किसी के साथ भी आप नहीं। सबसे पहला जो मेरा प्रेम था वो मेरे टीचर के साथ ही था। तो मैं उनका नाम भी जरूर मेंशन करना चाहूँगी। 7वीं क्लास में मैं पढ़ती थी, और मेरी एक मैम थे, साइंस टीचर थे, कुमकुम मलिक मैम। इतना ज़्यादा मेरा स्नेह था उनके साथ, और उनको, उनका पढ़ाना, उनका जो तरीका था कम्युनिकेशन का, वो मैं उनको आइडियलाइज़ करती थी। तो पहला प्रेम अगर मैं कहूँ कि परिवार के बाद किसी के प्रति महसूस किया, तो वो शायद वो मेरी मैडम थे। हाँ, उन्होंने इतना इंस्पायर किया, इस तरह इंस्पायर किया, उनके बताई हुई छोटी छोटी साइंस की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हीट की डिफिनेशन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब छोटी छोटी बातें जिसको कहते हैं कि जैसे एक बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है। तो शायद वो जो पहला स्नेह, पहला प्रेम, पहला अफेक्शन अगर किसी के लिए महसूस किया, तो शायद वो मेरे मैडम ही थे। अगर आज वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको भी बहुत खुशी होगी कि इतने सालों बाद भी उनकी एक स्टूडेंट उन्हें आज भी याद करती है, उन्हें अपना एक आइडियल मानती है, उनको एडमायर करती है, उनसे इंस्पायर है। और मेरे ख्याल में तभी आपने भी टीचिंग का प्रोफेशन चूज किया। हाँ लोकेश जी, इस चीज़ में मैं आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे जीवन के हर पड़ाव पर बड़े अच्छे टीचर्स मिले, और उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मुझे लगता है कि मैं किसी भी स्ट्रीम में होती, चाहे मैंने लॉ किया होता, मैंने साइंस पढ़ी होती, या कॉमर्स में होती, या किसी भी चीज़ में होती, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि मैं उस हर एक चीज़ में शायद मैं टीचर ही बनती। तो मुझे शिक्षक होना, समाज में अपने जो एक मेरा जो एक वर्ग है स्टूडेंट्स के माध्यम से बहुत व्यापक हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ थ्रू माय स्टूडेंट्स, और बहुत लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, और हर एक साल आप ऐसा महसूस करते हो कि विद्यार्थियों का कुछ वर्ग है जिनके बीच में आप अपने को ग्रो करता हुआ देखते हो, और साल दर साल आप एक नई जनरेशन को तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हर एक जनरेशन, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार सेंटर सुपरिटेंडेंट बन के एक कॉलेज में गई, वहाँ मेरी ही एक स्टूडेंट वहाँ पे टीचर थी। तो हाँ, तो उसको मेरी पढ़ाई हुई एक बात याद थी, तो उसने मुझे बताया कि मैम मेरी शादी तय हो गई है, और मैंने अपने हस्बैंड को आपकी एक बात बताई। मेरे को याद नहीं था मैंने को कौन सी बात बताई। तो उसने कहा कि मैम पढ़ाते थे तो बोलते थे जब लड़कियों की शादी होती है तो वो अपना बहुत सारा सामान पैक करती हैं बॉक्स में, बहुत सारी चीज़ें जो उनके पर्सनल यूज़ की या शादी के बाद प्रिपरेशंस करते हैं। मैंने एक बार क्लास में बातों बातों में कहा था कि बच्चों अपनी
किताबें पैक करना मत भूलना, अपनी लाइब्रेरी पैक करना मत भूलना, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अपनी शिक्षा को अपने साथ लेके जा रहे हो, इस बात को मत भूलना। तो मेरी उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम मैंने वो बैग तैयार कर लिया है। वो बात आपकी उन्होंने, मुझे ऐसा लगा लोकेश जी कि मैं इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। हाँ जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई। अगर मेरा एक स्टूडेंट भी कोई बात कैरी फॉरवर्ड करता है या ले जा रहा है अपने साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस somehow I am successful। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो एक टीचर होने के नाते जो आपकी संवेदनाएं होती हैं वो बहुत अलग अलग पहलुओं से विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो अभी प्रेजेंटली आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में। जी जी। तो किस जगह पर आप पोस्टेड हैं और किस स्टूडेंट को और किस स्ट्रीम की आप उनको, किस विषय पर आप पढ़ाती हैं उनको? लोकेश जी, मैं वर्तमान समय में अभी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंट कॉलेज ये मोगा में मैं पोस्टेड हूँ। और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस वहाँ पे अभी मैं टीच कर रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ पे यही क्लासेस, यही कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ। तो अभी भी स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, तो वही लाइफ जो आपने एज अ स्टूडेंट बिताई थी, तो उसको बार बार रिमाइंड करते हैं? हाँ, एक्चुअली इतनी सारी गतिविधियाँ होती हैं, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और कॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जब स्टूडेंट्स को आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हो या हमें लगता है कि हम वो चीज़ें जी रहे हैं दोबारा से, और वो अपना जो एक पास्ट स्टूडेंट लाइफ था वो हमारे सामने आ जाता है। और कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि जो रह गया है उसको फिर से जी लो और बच्चों के साथ वो जीवन बार बार जीने को मिलता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑलमाइटी की कि मेरा ये प्रोफेशन है और मुझे ये प्रोफेशन मिला जी। तो अब इन चीज़ों से एक बात और निकल करके आती है कि जैसे आपका बैकग्राउंड रहा प्रयागराज का, इलाहाबाद का, और उसके बाद प्रेजेंटली आप हैं मोगा पंजाब में। तो जो एक लैंग्वेज है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आपकी वहाँ की लैंग्वेज और यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज चलती है। तो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, समझने में शुरुआती दौर में कुछ परेशानी आई, और इस वक्त आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं पंजाबी लैंग्वेज को लेकर के? लोकेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको सच बताऊं तो हाँ, पहले मैंने फिरोज़ाबाद सबसे पहले पढ़ाया था। उसके बाद जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंट कॉलेज ज्वाइन किया तो बलाचौर पोस्टिंग हुई मेरी पहले। तो जब बलाचौर कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो बहुत बार ऐसा होता था कि कोई मुझे विजिटिंग कार्ड देके जाए या कोई शॉप में मैं कोई सामान लेने गई या आसपास कहीं गई, तो बहुत बार ऐसा होता था कि उस कार्ड में डिजिट्स के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ पाती थी। सारा कुछ पंजाबी में लिखा होता था स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट जैसे हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है देवनागरी, तो पंजाबी की गुरुमुखी है, तो नहीं आता था पढ़ना। तो थोड़ा सा इलिटरेट फील करती थी मैं कि इतना पढ़ लिख कर, इतना सब कुछ करके आई एम फीलिंग इलिटरेट। तो मुझे लगा कि नहीं, पंजाबी तो सीखनी है मुझे और समझनी है। नो डाउट सुनने में हमेशा प्यारी लगती थी ये भाषा मुझे। तो भाषा सच में बताएं तो बहुत प्यार है पंजाबी भाषा में। जब आप अगर समझने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो यू फील वेरी मच कंफर्टेबल एंड वेरी मच लवेबल लैंग्वेज। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 10th क्लियर किया और मैंने पढ़ाई करी, पंजाबी सीखी अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लुएंटली नहीं बोलती, लेकिन हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को समझ लेती हूँ, लोगों की बातें समझ लेती हूँ। तो फिर यही चीज़ें क्यों ना फिर पंजाबी में हो जाए? जैसी आपकी इच्छा। लेकिन हाँ, कुछ शब्द हैं पंजाबी के जो मुझे बेहद पसंद हैं। जैसे अथरू एक शब्द है पंजाबी का, मुझे बहुत पसंद है। आंसू, जिसको कि हिंदी में आंसू, हाँ, संस्कृत में अश्रु बोलते हैं। अच्छा, आप देखेंगे पंजाबी भाषा जो है बहुत ज़्यादा संस्कृत के निकट है। जैसे हिंदी में अश्रु बोलते हैं, पंजाबी में अथरू बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कनक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े बोलना बड़ा अच्छा लगता है। दरख्त बोलना। तो शुरुआत होती है सत श्री अकाल से। सत श्री अकाल जी। उसके बाद हो जी तुसी किवें हो, हाँ की हाल चाल ने। हाँ जी, जी। तो बिल्कुल इस तरह से दोस्तों साढ़े दर्शकों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ठीक है, चंगे हाँ। हाँ, ये बात जी। जी, तो
अच्छा लगता है कम्युनिकेट करना समटाइम्स, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी का स्वागत करना होता है तो बोलते हैं जी आयानु, मैं तो अनु जी आयानु आग दिया, तो अच्छा लगता है। जी जी, तो बहुत अच्छी भाषा है, बड़ा प्यार है इस भाषा में और बहुत अच्छे लोग हैं। तो जो आपने प्रश्न किया मुझसे कि आप पंजाबी भाषा में कंफर्टेबल कैसे हुए और यहाँ जब आए तो आपने क्या महसूस किया, तो बहुत प्यार दिया बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत काम करने का अवसर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें मैंने काम न किया हो। पंजाब अपने आप में कल्चर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत रिच है, बहुत रिच है और बहुत ज़्यादा, जैसे एक जितने भी वर्जन्स हैं, चाहे आप कह लो हेरिटेज कह लो, चाहे यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, फुलकारी हो या इनका जो कल्चरल जैसे डांस आप में पहनावा ले लीजिए, हाँ, आप उनका डांस ले लीजिए, उनका खाना ले लीजिए, हाँ, हर चीज़ एक यूनिकनेस लिए हुए है और आज भी वो मेंटेन्ड है। जैसे आज हम बहुत फास्ट फूड कल्चर शुरू हो गया, लेकिन आपको वहाँ पे अभी विलेजेस में हर जगह लोगों के घरों में चने, ये मक्की जो है की रोटी, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, लस्सी, जो एक जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जिनके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। मतलब मक्की दी रोटी, दे सरसों दा साग, लस्सी साथ में और अच्छे खासे नाले लस्सी। हाँ जी, तो एक अच्छा सा कल्चर है और प्यार बहुत मिलता है लोगों से, बच्चों से, और आप ग्रो करते हो उनके साथ। तो जगह मेरे ख्याल से खुश हो या आज मैं बहुत खुश हूँ। ठोको तालियां, वेरी गुड। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर से आकर के इस कल्चर को भी इतने प्यार से, मोहब्बत से अपना बनाना और उसके अंदर रच बस जाना, ये सच में काबिल तारीफ है। लोकेश जी, एक्चुअली ये था कि रहना तो स्टूडेंट्स के बीच में ही था, तो बच्चों के साथ रहते रहते उनके साथ काम करते करते हम वो हर चीज़ सीख जाते हैं जो हमने स्टूडेंट लाइफ में नहीं की होती। जैसे हेरिटेज आइटम्स यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट जब करवाते हैं, जैसे यूथ फेस्टिवल के माध्यम से होती हैं, जैसे पक्खी, फुलकारी, दसूती, क्रोचेट, परांदा मेकिंग, नाला मेकिंग, टोकरी मेकिंग, इस तरह की इतनी सारी फुलकारी काटना, बाग काटना, मतलब इस तरह की इतनी सारी क्रिएटिव एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है कि आप उन चीज़ों के माध्यम से उस संस्कृति को जानते हो। मेरे को ये बताएं कि अगर पंजाबी में किसी को ये कहना हो कि तुसी बड़े, मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इसको कैसे बोला जाएगा? तुसी बड़े ही सोने लगते हो। सेम टू यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको भी। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर पूनम द्विवेदी जी। और अब ये बताएं कि जैसे हमने बताया अपने दर्शकों को भी कि आपने काफ़ी विषयों पर आपने लिखा है, आप एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ थिंकर, आपने कई विषयों पर लिखा है और वो आपके पब्लिश भी हुए हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो। तो किन विषयों को आपने चूज़ किया और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एकदम दिल से लगती हैं, आपको एकदम सोचने पर मजबूर कर देती हैं? उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। जी ज़रूर बात करेंगे। मैं अभी तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, 2 काव्य संग्रह हैं अंग्रेजी में, द कॉन्फ्लुएंस एंड अदर पोएम्स एंड फेमिनिन फ्रेग्रेंस एंड अदर पोएम्स, और क्रिटिसिज्म की बुक्स हैं। किस तरह की है इसके अंदर जो कलेक्शन है आपकी पोएम की, वो किस तरह की है दोनों बुक्स में, थोड़ा सा बताइए। जैसे बहुत सारे वेरियस थीम्स हैं लोकेश जी। जैसे जो भी चीज़ स्ट्राइकिंग होती है, जो मेरे मन को एकदम छू जाती है, कोई भावना मुझे इतना प्रोवोक कर देती है कि अब लगता है इस पर लिखे बगैर नहीं रह सकती, तो उस विषय का चयन करती हूँ। ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर, स्त्री के ऊपर बहुत लिखा है, बच्चों के ऊपर, या जो भी चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ, प्रकृति को, नेचर को, ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन बीइंग्स को, तो ये सारे थीम्स होते हैं। या कुछ कंटेम्प्रेरी चल रहा है, जैसे अभी थोड़ा बहुत हर उस विषय को चुनने का प्रयत्न करती हूँ अपनी राइटिंग में, जिसमें कि लगता है कि समाज का कोई वर्ग प्रभावित है या समाज में उस चीज़ को लेकर एक गलत अवधारणा है या उस चीज़ पर चर्चा को एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, तो कोशिश करती हूँ कि उन विषयों का चयन करूँ। और कोशिश करने की बात नहीं होती, वो आप ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो
बार बार आपको पिंच करती है वो कि आप इस पे कुछ लिखो, कुछ सोचो, या आप सोचते हो तो आपको लगता है आपकी उंगलियां अपने आप कागज़ पर पेन के माध्यम से चलने लगती हैं। तो जैसे ज़्यादातर पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात की जाती है, पुरुष सत्ता और स्त्री सत्ता की बात होती है, तो मुझे ये विषय बहुत ज़्यादा मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लिखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि दोनों ही सत्ताओं के मैं विरोध में हूँ। दोनों ही सत्ताओं के विरोध में है? हाँ जी। ना मैं पुरुष सत्ता पर स्त्री का वर्चस्व चाहती हूँ और ना ही स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय ही सही नहीं है। दोनों एक दूसरे के राइवल होने की बजाय उनके पूरक। हाँ, नहीं, जैसे ईश्वर ने 5 उंगलियां बनाई हैं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 के फंक्शन एकदम इक्वल नहीं है, लेकिन 5 को अगर जोड़ दो तो एक मुट्ठी में ताकत बढ़ जाती है। जस्ट लाइक दैट समाज में जो है स्त्री पुरुष कोई काम, मैं समझती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि स्त्री कोई काम नहीं कर सकती है या पुरुष सारे काम कर सकता है, या दोनों के कामों में कोई अंतर या उनके इंटेलेक्ट में कोई डिफरेंस हो सकता है। गॉड ने सबको बराबर इक्वल कुछ हर चीज़ बराबर बांटी है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं किसी में जो है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने वाले। और रही बात, जब हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं इस विषय पर कि सदियों से, सालों से स्त्री का शोषण होता आ रहा है या किसी वर्ग का शोषण होता आ रहा है, इन विषयों का जब चयन करती हूँ लिखने के लिए, तो मेरे मन में एक बात बहुत ज़्यादा मुझे कुरेदती है कि हम क्यों ना वर्तमान को लेकर जिएं, चाहे वो स्त्री का अधिकार हो, चाहे वो जो है समाज का कोई भी विषय हो जो बहुत ज़्यादा कुरेदता हो, आपको तकलीफ़ देता हो। हम क्यों ज़िंदा रखना चाहते हैं उन चीज़ों को जो आज आपको आज में नहीं जीने दे रही है। ये तो आपको भी पता होगा कि जो हमारा जो एक मानसिक हमारी जो ग्रोथ है, उन्नति है, वो जन्म दर जन्म, अगर हम आत्मा के पुनर्जन्म या इंसान के पुनर्जन्म के ऊपर हम चर्चा करते हैं या ना करें, या किसी भी चीज़ को, क्योंकि मस्तिष्क ही, आपको पता है कि हम स्टोन एज से निकल कर इस एज तक पहुँचे हैं, तो हम अब स्टोन एज की मुश्किलों की बात तो नहीं करते ना, कि एक समय था जब हम पत्थर को रगड़ कर आग जलाया करते थे। आज हम वो बात करते हैं? नहीं करते। आज हम सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। आज हम कभी ये बात करते हैं कि 2 पत्थरों को रगड़ो तो हम जो चीज़ें उनसे और ज्यादा उसका सुपीरियर वर्जन बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो हम वही चीज आज हम इस समाज में क्यों नहीं करते? मुझे ये प्रश्न बार बार मतलब मुझे ये अक्सर मैं देखती हूँ, जैसे बहुत बार मैं देखती हूँ, जैसे किसी महिला ने, किसी स्त्री ने या किसी बच्ची ने कोई मेडल लिया या कोई पुरस्कार लिया, तो उसकी डायरेक्ट तारीफ ना करके कि बहुत अच्छा किया या हम बहुत खुश हैं, ये ना कह के इस तरह से अगर प्रशंसा की जाए कि जिस समाज में स्त्रियों को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, उस समाज की एक लड़की ने ये किया है, तो इस तरह की प्रशंसा भी मुझे कई बार मुझे ऐसे महसूस होती है कि हम एक लकीर खींच रहे हैं और उस रास्ते पर आगे चलते जा रहे हैं, वो रास्ता हमारा लंबा होता जा रहा है। हम उस संघर्षों को साथ में लेकर चलें, दूसरों के संघर्ष को कम करने की कोशिश करें। और हर इंसान, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है लोकेश जी। मैं ये नहीं कह सकती जो मेरा संघर्ष है वही उसका संघर्ष है, या जो उसका संघर्ष है वो मेरा संघर्ष है, लेकिन संघर्ष तो सबका है, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। तो क्यों ना हम वो रास्ता अपनाएं कि हर इंसान दूसरे के संघर्ष की रिस्पेक्ट करे। कहते भी है कि नो पेन नो गेन। एग्जैक्टली। तो पेन सबके पास है, लेकिन सबके पेन अलग अलग हैं। हाँ, उनकी अपनी जो सफलता है वो अलग अलग है। हाँ, उनका संघर्ष अलग अलग है जी। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के विषय का चयन करती हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चों को, जब स्टूडेंट्स को, किसी छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को सड़कों पर देखती हूँ, डिप्राइव देखती हूँ किसी चीज़ से, तो बहुत तकलीफ होती है। अक्सर पूछा जाता है छोटे बच्चों से कि बच्चे आप भीख क्यों मांग रहे हैं, आप कहीं काम क्यों कर रहे हैं, आप चाय वाले की शॉप पर क्यों हैं। बहुत तकलीफ देह होती है वो बातें लोकेश जी, क्योंकि जब कभी मैंने कई बार लोगों को पूछा कि बेटा तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए, तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है कि आप उन कारणों के बारे में सोचने के बजाय या उसकी सहूलियत का उपाय करने के बजाय कहते हैं ना, सलाह मत दो, साथ दो।
इस बात को मैं कहती हूँ कि आप सलाह तो मैं भी आपको बहुत अच्छी दे सकती हूँ, तो सलाह नहीं दो, सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। जी। तो आप साथ दो उनका जो ज़रूरतमंद हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, ना कि आप उनको सलाह दो। सलाह तो उनके पास भी है कि उनको, वो भी आपको सलाह दे सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं, बातें करते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा करना, चाहे हमारा टीवी चैनल हो, मीडिया हो, लोग हो, सिस्टम हो, कोई उन कारणों तक नहीं जाता कि वो अपनी खुशी से वो काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है। हो सकता है घर पे कमाने वाला ना हो, देखिए, उन्हें भी 3 टाइम का खाना चाहिए, उन्हें भी अपना पेट भरना है। बिल्कुल लोकेश जी, देखिए चाइल्ड लेबर को हमने बैन कर दिया, हमने कानून बना दिया, हमने ऐसे बहुत सारे लॉज हैं हमारे, लेकिन क्या इन लॉज में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई बच्चा है, इसके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है, और माँ बाप हैं भी तो भरण पोषण नहीं हो रहा है परिवार का, तो उस बच्चे के पास चॉइस क्या है? कानून इस चीज का नहीं है कि कोई भी खाली पेट ना सोए। हाँ, तो कानून के दायरे में जाकर हम समाज के लोग अपने जिम्मेदारियों से बचते हैं। मैं समझती हूँ कि इन विषयों पर अगर मैं कविताएं लिखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की पेन, किसी के घाव को मैंने खोल दिया। किसी के घाव पे आप मरहम नहीं लगा रहे हो, आपने उस घाव को और खोल दिया और बड़ा और कुरेद रहे हैं। तो इन बहुत बार आप देखते हैं कि गरीबी सेलिब्रेट की जा रही है थ्रू राइटिंग, थ्रू मीडिया। मुझे बहुत तकलीफ होती है उस चीज़ से। आज आप देखोगे कि कोई गरीब परेशान है, या पीछे मैंने एक मीडिया में कोई देखा था कि कोई पेशेंट बीमार है, कोविड टाइम चल रहा है और हॉस्पिटल एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 10 मीडिया पर्सन कैमरा लेकर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और किसी ने उसको घर के 2-3 लोग, शायद महिलाएं और स्त्रियां थी, जो उनको खाट पर उस पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल तक जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, और कोई देयर वाज नो व्हीकल। तो मुझे सबसे पहले मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जितने लोग कैमरा लेकर और सारे लोग उसको कवर कर रहे हैं, अगर वो हेल्प करते तो शायद वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो हर चीज़ एक कमर्शियल पर्पस से, कहा जाए कि हर चीज़ एक कमर्शियल पर्पस से यूज़ की जा रही है। गरीबी को भी आप सब्जेक्ट बना रहे हो। गरीबी को इवन हमने देखा है कि कई बार फिल्मों में भी उसको इस तरीके से दिखाया गया है। हाँ जी, कि फिल्म्स तो करोड़ कमा जाती हैं, गरीब और गरीबी रहता है, हालत वहीं की वहीं रहती है, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, कोई सुधार नहीं आता जी। गरीब ही रहता है, और उसके ऊपर उसको सब्जेक्ट बनाकर उस पर बहुत काम होता है, उसको परोसा जाता है, उसको सर्व किया जाता है। हम ड्राइंग रूम डिस्कशंस करते हैं, हम डाइनिंग टेबल डिस्कशंस करते हैं पॉवर्टी के ऊपर, गरीबी की रेखा क्या होती है, बहुत सारी बातें करते हैं हम। लेकिन हम प्रैक्टिकली या यथार्थ में कहाँ तक पहुँचे हैं इन चीज़ों को लेकर, हम कितने जिम्मेदार हैं, कितना कंसर्न्ड हैं, और कितना हम कनेक्टेड हैं उन लोगों से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सोचना। तो मैं सच बताऊं तो कभी मैंने कभी भी मेरे जज्बात उस दिशा में जाते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो इन विषयों पर चर्चा करना, बात करना भी अपने आप में एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ें होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जब कई बार मैंने जैसे लिखा, स्त्रियों के ऊपर लिखा, तो मैं संवेदनात्मक तरीके से उन पहलुओं को टच करने की कोशिश करती हूँ लोकेश जी, जिसमें वो अपने को एक अन्वेषक की तरह देखे, खुद को डिस्कवर करे, ना कि समाज के जो बनाए हुए नॉर्म्स हैं उसमें खुद को फिट या अनफिट महसूस करे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्त्री का अपना एक जोन है। हर एक स्त्री, हर एक महिला, हर एक वर्ग का, हर एक जो क्रीचर है, प्राणी है, वो एक दरमियान अपना एक माहौल क्रिएट करता है, और उसमें वो फिट या अनफिट होता है, या उसमें उसका संघर्ष शुरू होता है, या उसमें वो अपना रास्ता बनाता है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए उसकी अपनी यात्रा को समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि समाज के किसी को सब्जेक्ट बनाकर किसी और के साथ रिलेट किया जाए ज़बरदस्ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पहलू पर अगर हम लिख रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या उन पे बात कर रहे हैं, तो काइंडली उसको इंडिविजुअली ऑब्जर्व किया जाए। तो ये मेरी कोशिश होती है। तो आप समझ सकते हैं दर्शकों कि जो इतनी डीपली इन चीज़ों को फील करते हैं, इतना हार्ट होते हैं, इतना पिंच होती हैं वो चीज़ें, तो तभी वो दिल से जब चीज़ें निकलती हैं तो उनको कागज़ पर लिखा जाता है। आप मजबूर हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो आपके इमोशंस हैं उनको कागज़ पर लिखने के लिए, और तभी ये एक सक्सेसफुल राइटर हैं, पोएट हैं, थिंकर हैं।
और इसके साथ साथ आपने मेरे ख्याल में काफ़ी ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस पर भी आपने काम किया है, दूरदर्शन से भी आप जुड़े रहे हैं। हाँ जी, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैं मेरी स्कूलिंग और मेरी एजुकेशन इलाहाबाद में हो रही थी, तो उन दिनों मैं आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद से जुड़ी हुई थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया बहुत सारी चीज़ों में, और उसके बाद जो है आकाशवाणी दूरदर्शन पे भी काम किया, उसके बाद लखनऊ दूरदर्शन में भी किया, दिल्ली दूरदर्शन में भी काम किया, तो काफ़ी समय एक्टिव रही। शुरुआती किस तरह के प्रोग्राम्स आप वहाँ पर प्रेजेंट जी करते मैंने थे? टॉक्स भी दी हैं और कंपेयरिंग भी किया है, प्रोग्राम होस्ट भी किए हैं। हाँ जी, और इस तरह के, और मुझे वॉइस देना भी अच्छा लगता है। अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। तो बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी हैं, बच्चों के लिए भी कविताएँ लिखी हैं, और जो समाज का एक अलग वर्ग है, जैसे जब आप मैच्योर हो जाते हो तो बहुत सारे विषय हो जाते हैं लिखने के लिए, तो उन सारे विषयों पर भी लिखा है। तो पहले लगता था कि हाँ, बच्चों के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये शुरुआत तो घर से ही हो जाती है। जब आप अपने छोटे भाई बहनों को बिठाकर कोई कहानियाँ सुनाते हो तो आप बहुत ज़्यादा उस जोन में बच्चों के साथ, फिर उस वक्त लगता था कि बच्चों के ऊपर लिखा जाए, तो काफ़ी कुछ लिखा। हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी उसको पब्लिश करना है बहुत सारा। तो हाँ, आकाशवाणी में बहुत सारा काम हिंदी में मैंने किया है जो उसमें प्रसारण हुआ है, और दूरदर्शन में भी बहुत कुछ आया है, तो इस दिशा में काम किया है। जैसे आपने बात की कि आपको वॉइस ओवर देना भी अच्छा लगता है, तो हमने देखा है कि आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर पूनम द्विवेदी इस नाम से जो आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप कई डिस्कशन करते रहते हैं, या आप अपनी कुछ कविता है, कोई स्टोरी है, वो आप करते रहते हैं। कोविड के ऊपर भी आपने एक प्रसारित किया था अपने चैनल के ऊपर। तो वो तो बस एक लोकेश जी छोटा सा प्रयास है। कभी कभी बोर होती हूँ तो लगता है कि चलो किसी से कनेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है ये YouTube बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत अच्छी बात है। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर है। जी, मेरी कविता है चाय के ऊपर, वो बहुत लोगों को पसंद आई, एक कप चाय। हाँ जी, तो लोकेश वो है, और चाय के लिए इनकी कितनी मोहब्बत है वो आप देख ही पा रहे हैं। हाँ, तो मुझे चाय बहुत पसंद है, और चाय किसी भी रूप में हो, ग्रीन टी हो, मिल्क टी हो, ब्लैक टी हो, लेमन टी हो, टी होनी चाहिए। टी होनी चाहिए। तो वो बस कुछ सोच रहे हैं, हाथ में कागज पेन है और एक कप चाय है, और थोड़े से प्रकृति के बीच में हूँ, पेड़ पौधे हैं, तो बस और क्या चाहिए। इसी बात से फिर बात निकलती है आपकी हॉबीज की, आपके शौक की। वो किस तरह का है, मतलब अपने खाली टाइम को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, या फिर आप कितने भी बिजी हों बट उस चीज को करने के लिए आप हमेशा इतने डेस्परेट रहते हैं कि हाँ वो चीज आपने करनी है, वो कौन सी चीज है? लोकेश जी, उस विषय पर बात करूं, अगर अपने शौक के बारे में बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो शौक है मुझे वो है गार्डनिंग का, और मुझे प्लांट्स मेरी कमज़ोरी है, मेरा शौक है। मतलब अगर मैं सुबह किसी भी ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ तो मैं सोचूंगी 5-10 मिनट पौधों के बीच में बिताऊं ज़रूर, कितनी भी व्यस्त हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। तो या बहुत बार तो मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मेरे पौधों को 2-3 दिन अगर मैं बाहर रह गई, मुझे लगता है मेरे पौधों को पानी देना है। तो और मुझे ऐसा लगता है जब आप कितने भी परेशान हो, बहुत परेशान हो, आप प्लांट्स के साथ हो, उनकी गुड़ाई कर रहे हो, उनको पानी दे रहे हो, उनकी ड्राई लीव्स को तोड़ के आप अलग रख रहे हो, उनको उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, मुझे लगता है एक भावनात्मक जो एक कनेक्शन मुझे पौधों के साथ, प्लांट्स के साथ मिलता है, कई बार वो मुझे लोगों के बीच में भी नहीं मिलता। तो मुझे वो प्रकृति, मुझे ऐसे लगता है कि जितनी संवेदना प्रकृति में है उसको समेट पाना बहुत, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सब अपने अंदर मैं उनसे बात करूँ, मैं उनसे चर्चा करूँ, मैं वो मुझे सुनते हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। तो गार्डनिंग मेरी जरूर आपको सुनते होंगे वो, और बड़े ध्यान से सुनते होंगे, तभी हमने देखा है कि इनके घर में जितने भी पौधे हैं वो बड़े खिले हुए हैं, बड़े खूबसूरत हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, और साथ ही अच्छा संगीत सुनना पसंद है। कभी कभी पेंटिंग भी करती हूँ, क्लासिकल डांस, कथक स्कूल टाइम पे बहुत करती थी। तो उस टाइम पे घर का थोड़ा सा माहौल ये था कि पढ़ाई लिखाई में आगे जाना चाहिए, तो अदरवाइज शायद मैं एक कथक नृत्यांगना ज़रूर होती। तो अगर आप प्रोफेसर नहीं होते, टीचिंग लाइन में ना होते, हाँ, तो शायद मैं एक डांसर होती, या मैं पेंटर होती,
या मेरी बहुत अच्छी नर्सरी होती, मैं प्लांट्स लगाती, अब वो तो अभी भी शौक पूरा करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब किसी न किसी माध्यम से कला से जुड़ी हुई हूँ, चाहे मेरा शौक हो चाहे मेरा प्रोफेशन हो, तो मुझे ये पसंद है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक बात आती है खाने पीने की जी, तो किस तरह का फूड आप प्रेफर करती हैं और कितने फूडी हैं, कितना खाने पीने का बनाने का कितना शौक है? लोकेश जी, मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं किसी भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या किसी बाहर किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ का स्ट्रीट फूड जो कुछ भी फेमस है या लोग छोटी छोटी गलियों में जहाँ जाना भी मुश्किल है, अगर वहाँ कुछ फेमस है तो मैं वो ज़रूर टेस्ट करूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर, बहुत एक लैविश एम्बियंस में बैठकर खाने के बजाय शायद मैं स्ट्रीट पे जाकर स्ट्रीट वेंडर के साथ मैं कुछ खाना पसंद। मेरे ख्याल में आप फूड प्लस जो वहाँ का एम्बियंस है जी जी, जो एक आर्टिफिशियल एम्बियंस नहीं है, बड़ा नेचुरल एम्बियंस है, दोनों को आप एंजॉय करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन जब मैं रेल यात्राएं करती हूँ, बाई ट्रेन कहीं जाती थी, पहले ज़्यादा जाती थी, तो जैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं फिरोज़ाबाद में उन दिनों जो है वहाँ पे पोस्टेड थी, फिरोज़ाबाद में कॉलेज में मैं टीचर थी, वहाँ पे प्रोफेसर थी। तो वहाँ पे क्या था कि फिरोज़ाबाद में बहुत फेमस है, वहाँ की जो लोकल लोग हैं रसिया बहुत गाते हैं। मथुरा फिरोज़ाबाद की जो बेल्ट है, मथुरा आगरा फिरोज़ाबाद, वहाँ पे आप सुनोगे तो जो रसिया है बहुत अच्छा गाते थे। तो मुझे मन करता था कि मैं क्यों ना फोक लिटरेचर पे कोई काम करूँ। तो वो सब मुझे सुनने को, मैं घंटों सुनती थी, बड़ा अच्छा लगता था। फिर उन लोगों से बात करती थी, नाम पूछती थी, कितने दिनों से गा रहे हो, ये जो अभी आपने गाना गाया ये कहाँ से? तो वो कहते हैं ये तो जो है पुरानी जाने कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है, उनके बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को पता है। तो इस तरह से एक सिर्फ ढपली के साथ या किसी छोटी सी चीज़ के साथ लोक संगीत वो है जिन्हें वो अभी भी कायम किए हुए जिंदा रखा हुआ है उन्होंने। और बड़ा खूबसूरत एहसास देता है कि जैसे अभी मैंने बात की ना कि स्ट्रीट फूड हम लेते हैं, या वहाँ का जो लोकल संगीत है, वहाँ जो आसपास का जो गांव है, विलेज है, टाउन है, वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ की बोली है, भाषा है। आपने सुना ही होगा कि हर 2 कोस में भाषा बदल जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाना, उनसे बातें करना, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना। तो ये मेरा सबसे फेवरेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ तो शायद ये बहाना है। और दूसरा काम मैं जो करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे हैंडलूम की जो चीज़ें हैं, जैसे फैब्रिक है कहीं का, वो मुझे बहुत शौक है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वक्त मुझे मिल जाए और मैं वहाँ की जो साड़ीज़ हैं उनको मैं जाऊँ और एटलीस्ट उस जगह की एक साड़ी या वहाँ का कोई भी फैब्रिक है मैं वो ज़रूर लूँ। तो शॉपिंग में सिर्फ आपका हैंडलूम साड़ी वो या ज्वेलरी वगैरह वो भी आपकी कमजोरी है? कुछ भी जो एंटीक है, जो फेमस है, जो अलग है, डिफरेंट है, या बहुत शौक है। वो बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि हमने जो देखा आपको कि आपने कितनी खूबसूरत ज्वेलरी आपने पहनी हुई है। मुझे अच्छा लगता है लोकेश जी, मुझे अपनी संस्कृति, अपना कल्चर जीना अच्छा लगता है। मैं उसको महसूस करती हूँ, उसके साथ खुद को कनेक्ट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जी। तो अब चूँकि डांसर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, तो मैं अपने कोशिश करती हूँ कि अपने शौक़ को ज़िंदा रखूँ। और किसी भी माध्यम से, जैसे मैं कभी कोई नॉवेल, कोई उपन्यास पढ़ रही हूँ तो मुझे वो ऐसा लगता है जैसे उसके जो किरदार हैं मेरे इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हैं, मैं उनको अपने आसपास घूमता महसूस करती हूँ। कई बार तो कई दिन तक उन किरदारों से बाहर नहीं निकल पाती। कई बार बहुत ग्लूमी, कई बार बहुत वाइब्रेंट फील करती हूँ बिना किसी कारण के, क्योंकि हम उस साहित्य का हिस्सा बन जाते हैं जाने अनजाने। तो चाहे आप लिख रहे हो, चाहे किसी बहुत अच्छे राइटर की रचना को आप पढ़ रहे हो, तो उसमें एक जो कनेक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो अच्छा लगता है। लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान कहें जी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो, प्रभावित किया हो, जिसे आप अपना एज अ मेंटोर, एज अ गाइड आप मानते हो जी, कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप आज मेंशन करना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? तो पहले तो लोकेश जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने ये सवाल पूछा।
और जब भी एक कोई सवाल मेरे से जीवन के किसी भी मोड़ पे ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे जहन में एक ही नाम आएगा और वो है कंटेम्प्रेरी वाइब्स के एडिटर अनिल कुमार शर्मा जी। तो सर का जो मार्गदर्शन था, सर की जो गाइडेंस है और सर का जो चीज़ों को लेकर, जीवन को लेकर एक पॉजिटिव रवैया, एक बिहेवियर, नज़रिया जो उनका बहुत, उनके नज़रिए में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था, कोई इस तरह का, मतलब एक जीवन के जो उत्कर्ष, जो एक आत्मिक उत्कर्ष की बात होती है, जो हमारी सनातन संस्कृति कहती है, वो सब उनके व्यवहार, उनके जीवन शैली में, मतलब जिस तरह से मैंने देखा, और शायद कोशिश करूँगी कि मेरे जीवन में वो चीज़ें आएँ और कामयाब होने की कोशिश करूँ उन सिद्धांतों, उन शिक्षाओं के साथ। तो मेरे जीवन के मेंटोर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गाइड, मेरी प्रेरणा अगर कोई है तो मैं बोलूँगी कि वो अनिल कुमार शर्मा जी, कंटेम्प्रेरी वाइब्स के एडिटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। पूनम जी, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रही आपसे। और ये बताएं कि अक्सर हम सफलता को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग पैमाना होता है हर पर्सन का सक्सेस को लेकर के, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपके लिए सफलता क्या है? लोकेश जी, सफलता सबसे बड़ी जो सफलता के पीछे दुनिया भाग रही है, सक्सेस के पीछे भाग रही है, जो काम आप जिस वक्त कर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप उस वक्त में अपना काम पूरा 100% देकर कर रहे हो तो उस वक्त में वही आपकी सफलता है। और मतलब मेरा यही एक खुद का भी यही मानना है कि कई बार अनविलिंगली, विलिंगली मैं कोई काम कर रही हूँ, नहीं भी चाहती मैं करना, लेकिन अगर मुझे वो करना पड़ रहा है तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उसमें अपना 100% दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को बहुत ज़्यादा व्यापक तरीके से सक्सेस को डिफ़ाइन करने के बजाय अगर हम मोमेंट्री सक्सेस की बात करें कि जैसे हम सुबह उठे, हमने ये काम करना है, हम जो भी हमारा असाइनमेंट्स हैं उसको हम जितनी सक्सेसफुली, जितने अच्छी तरीके से करते जा रहे हैं, यही आगे चलकर भविष्य में एक बड़ी सक्सेस का मेरे ख्याल से एक रास्ता बनाती है। तो छोटी छोटी चीजें भी अगर आप करते हैं उसको आप पूरी डिवोशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, अपना पूरे 100% के साथ करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सक्सेस का ही पार्ट है ना? जी बिल्कुल लोकेश जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रिग्रेट्स के साथ इंसान को नहीं जीना चाहिए। और जैसे ये सबसे बड़ी बात है, हाँ, कि जैसे अभी कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए काश आपने इसको अच्छे से किया होता, तो ये काश के साथ जीना मुझे पसंद नहीं है। तो आई ट्राई ऑलवेज, आगे परमात्मा जो है हम नहीं बता सकते कल भविष्य में क्या होगा, आज के 10 साल बाद में कहाँ होंगी या जीवन में कल क्या होगा, ये हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ हम कोशिश यही करें कि जो मौका मिले, जो उसमें अपना 100% दूँ और जो काम मैं करूं उसमें ईमानदारी के साथ करूं और उसमें मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, क्योंकि हर काम में परमात्मा की सेवा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, यू डिवोट योर वर्क टू गॉड, टू ऑलमाइटी, व्हाट एवर यू आर डूइंग। तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ के लिए माध्यम हैं और हम ज़रिया हैं अगर, तो हम क्यों ना एक अच्छा ज़रिया बने, और कोशिश यही है। बाकी रही बात लार्जर पर्सपेक्टिव में सक्सेस को डिफ़ाइन करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस इज़ जस्ट अ वे टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग, देयर इज़ नो सच डेस्टिनेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप एक अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए फिर तो जीवन यात्रा समाप्त हो गई। तो सक्सेस हमेशा एक रास्ता होता है, इट्स जस्ट अ वे, it has no destination. If you mark something that you have to reach to that line, that point, तो आपकी तो सक्सेस स्टोरी खत्म हो गई वहाँ पे। आप तो the moment you reach over there, exactly, your that success and your that whole journey has been completed. Exactly. तो लोकेश जी, सक्सेस इज जस्ट अ वे। तो मैं डेस्टिनेशन नहीं देख रही अपने जीवन का, मुझे नहीं पता वो शायद
परमात्मा को पता है, ईश्वर को पता है कि किस मकसद से, किस कार्य के लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ या क्या पर्पस है। किसी चीज़ में अगर अनसक्सेसफुल होते हैं, हाँ, कुछ फेलियर होते हैं, हाँ, तो परेशान करती है वो चीज़ें? डेफिनेटली परेशान करती है लोकेश जी। ये लेकिन ये जो अनुभव है ना, ये भी समय के साथ, उम्र के साथ बदलता जाता है। जीवन के प्रारंभिक चरण में जब किसी चीज़ में फेलियर होते थे तो बहुत कारण ढूंढते थे कि कौन कारण है, किसकी वजह से अनसक्सेसफुल रह गए। दूसरों में कारण, ये स्वभाव होता है इंसान का कि आपकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल रह गई, इस घटना की वजह से, इस चीज़ की वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हम वो बाहरी कारण ढूंढते हैं अपनी फेलियर के पीछे, लेकिन समय के साथ साथ आप महसूस करने लगते हैं कि आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ एनालिसिस है, हाँ, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली लोकेश जी। तो अब मुझे ऐसा लगता है किसी कार्य को ना कर पाना भी मुझे आजकल अब जो इस वक्त महसूस होता है कि मुझे लगता है शायद वो भी किसी दूसरे कार्य की सफलता के पीछे का एक कारण है। देखिए, फेलियर भी आपको है ना सक्सेस होने के लिए दोबारा से मोटिवेट करती है। हाँ, आप ये समझ पाते हैं कि मेरी जो फेलियर थी इस बार वो किस वजह से रही, सो दैट कि आप उस चीज को आप वेनिश कर पाएं, उसको इंप्रूव कर पाएं और फिर आप दोबारा से सक्सेस की तरफ जा पाएं। मैं ये समझूंगी लोकेश जी कि सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, किसी के साथ बहुत अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस भी जो है वो कुछ दिनों के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, कुछ पल हम महसूस करते हैं, उस सफलता को जीते हैं और वो समय गुजर जाता है और नई परिस्थितियां, नया चैलेंज, नया स्ट्रगल, सब कुछ नया आ जाता है। एग्जैक्टली। जीवन एक बहाव की तरह है, जीवन को जो है हम उस तरह से नहीं देख सकते, जीवन के साथ बहना होगा। तो जो सक्सेस है वो भी बह जाती है, फेलियर है वो भी बह जाता है। और तो हम अगर हम सक्सेस को सेलिब्रेट करने लग जाएंगे तो उस अहंकार या उस चीज़ को नहीं जीना चाहती। तो मैं सोचती हूँ कि ज़रिया बनूँ, ईश्वर परमात्मा जो है मुझे ज़रिया बनाए बहुत सी चीज़ों का। प्रकृति से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा चुनाव करे, अगर मुझे संघर्ष भी देना है या किसी भी चीज़ का है। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में लोकेश जी, उनको अवसर नहीं मिलते। तो अगर मैं इस जॉब में हूँ या मैं कुछ भी कर पा रही हूँ तो मैं समझूंगी, मैं इसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि शायद मुझे चुना गया है इस चीज़ के लिए। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लोगों के अंदर, नहीं आती बाहर, नहीं कर पाते वो, सही टाइम पे सही मौका नहीं मिलता उन्हें, नहीं मिलता। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे कुछ कर रहा है तो उसको मुझे लगता है ये सोच कर करना चाहिए कि आपको ये वो अवसर मिला है जो बहुतों को नहीं मिला है, तो आप अपना काम ठीक से करें। मैं भी अपना काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ और पहले थोड़ा बुरा लगता था अगर कोई करेक्ट करे या कमियाँ निकाले, अब अच्छा लगता है, अब अप्रिशिएट करती हूँ। तो उम्र के साथ अनुभव आ जाता है, चीज़ें बहुत आ जाती हैं, रिएक्शन आपके बदल जाते हैं परिस्थितियों के साथ और लोगों के साथ भी। अभी तक पूनम जी आपने बड़ी खुल के अपने दिल से जो सारी बातें हमसे शेयर की जी। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कुछ ऐसे प्लान्स जो आप हमसे, हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें कि इस तरह के आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब चीज़ें आपने सोचा हुआ है और इन्हें आप करना चाहते हैं? जी, मुझे लोकेश जी मुझे लिखना पढ़ना अच्छा लगता है और साथ ही मुझे मीडिया से जुड़ने की एक इच्छा है, ख्वाहिश है और कोशिश करूँगी कि भविष्य में कुछ ऐसा कोई असाइनमेंट आता है, कोई काम ऐसा होता है तो ज़रूर किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ूँ। आप लोग अगर कुछ ऐसा प्लान करते हैं तो मुझे ज़रूर शामिल कीजिए। और आप भी इस फील्ड से हैं, AIR में, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसमें आपने काम किया है, आप लिखते हैं, पोएट हैं, तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं मीडिया से आप ऑलरेडी यूँ समझ लीजिए कि आप एसोसिएटेड हैं, फुल टाइम नहीं है तो ठीक है, अपने शौक की तरह से, आप पैशन की तरह से आप उससे ऑलरेडी आप एसोसिएटेड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ट्रैवलॉग है या कुछ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे को जगहों पे जाना, विज़िट करना, उनको एक नए नज़रिए से देखना अच्छा लगता है, चीज़ों को डिस्कवर करना अच्छा लगता है। लोगों के स्टार्ट योर ट्रैवल व्लॉग और फूड व्लॉग? तो मैं कोशिश जो मेरे साथ अगर कोई एक सिंगल पर्सन भी मेरे साथ एसोसिएट होता है और हम 2 पर्सन की टीम बना पाते हैं तो बहुत जल्दी शुरू करूँगी। तो मुझे बहुत मन है कि ऐसी चीज़ों को, लोगों के बिहेवियर, लोगों के सोच को, जगहों को एक्सप्लोर करूँ और उनको एक नए तरीके से उनको देखूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। और जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के साथ स्टिक होना मुझे नहीं पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि बस एक प्रवाह की तरह बहती जाऊँ और कुछ नया करती जाऊँ। चलिए ज़रूर। तो हम
पूरी उम्मीद करेंगे कि आपका कोई व्लॉग हम जल्दी से जल्दी देखें और किसी तरह से अगर हम भी उसके साथ एसोसिएट हो पाए तो डेफिनेटली दैट वुड बी सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच लोकेश जी आपका। और सबसे लास्ट में कोई संदेश, कोई मैसेज आपकी तरफ से हमारे लिए, हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए? मैं बस एक ही है मैसेज मेरा, एक ही मैसेज तो क्या बोलूँ कि एक मेरी सोच है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बात करती हूँ तो उनको बोलती हूँ। और जीवन को सिर्फ जीना है इसलिए नहीं जीना चाहिए। 2 अच्छे लोग, अगर आपको 4 अच्छे लोग आपके जीवन में, एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो आपके बारे में पूरी शिद्दत से अच्छे से सोचता है, तो वो भी जीने के लिए एक सफिशिएंट रीज़न है, इनफ है वो आपके लिए। तो बहुत भीड़ नहीं चाहिए जीने के लिए। एक ट्रू फीलिंग, एक ट्रू कंसर्न, एक ट्रू केयर, और आप वो सबसे पहले खुद को खुद दो आप। हम ये जो चीज़ें दूसरों में ढूंढते हैं कि कोई हमें, हमारे लिए केयरिंग हो, कोई हमें प्यार दे, कोई हमें समझे, कोई हम पर विश्वास करे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ पहले खुद को खुद देना पड़ेगा। Why don't you be the reason of that? Exactly। तो आप खुद को पहले प्यार करें, खुद पर विश्वास करें, खुद को समझें, खुद को महसूस करें, और चाहे गलतियां हो चाहे अच्छाइयां हो, हर कंडीशन में अपने को एक्सेप्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे बड़ी एक चीज़ है जो हमें अचीव करनी चाहिए, जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और जिसके साथ जीना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुलते जाएंगे, खुलेंगे ज़रूर, विश्वास है इस बात का। और कुछ न कुछ तो होगा जो हम चाहते हैं करना। किसी न किसी नई चीज़ के लिए चुनाव होगा। प्रकृति आपका चुनाव करेगी, नेचर आपका चुनाव करेगी, क्योंकि प्रकृति किसी को अकेला नहीं छोड़ती। कोई और छोड़ भी दे तो प्रकृति, कहते हैं ना, कमरे में अगर वैक्यूम नहीं होता, जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती, ठंडी हवा फिर से आती है और स्थान घेर लेती है। तो ठीक इसी तरह से जीवन में भी कभी वैक्यूम नहीं होता। तो कुछ न कुछ, किसी न किसी घटना, किसी न किसी चीज़ के लिए आप चुन दिए जाते हो, प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कारण बन ही जाते हो किसी न किसी चीज़ का। तो बस यही है कि ईश्वर चुनाव करता रहे और मैं जरिया बनती रहूं और कोई ना कोई काम करती रहूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो पूनम जी, आज इस प्रोग्राम में आपने इतनी खुल करके हमारे साथ सभी विषयों पर आपने चर्चा की, अपने दिल की बात हमारे सामने रखी, हमारे व्यूअर्स के सामने रखी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो ज़रूर कामयाब हों, और स्टडी के साथ साथ जो भी आपके शौक़ हैं उन्हें भी आप पूरा टाइम दें, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो शॉपिंग हो, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ना आपका हो, आपके जो हॉबीज़ हैं, आपके डांस हैं, लिखना है, वो ज़रूर आप कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि देखिए, इंसान के अंदर जब तक वो चीज़ें जिंदा हैं, वो इंसान को कोई ना कोई कारण देती रहती हैं, हर एक नए दिन कुछ नया करने का। और आपके साथ बात करके सच में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। एक जो वाइब्स होते हैं वो जब एक्सचेंज होते हैं, सामने भी अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो एक पॉजिटिव आपको वाइब्स देता है, तो सच में वो पॉजिटिविटी हर जगह स्प्रेड होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जी, थैंक यू सो मच लोकेश जी कि आपने आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में और मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने विचार, अपनी सोच आपके साथ शेयर करूं। और कुछ लोग मुझे सुने आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से। श्योर, हमारे चैनल के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को वाइड जो ऑडियंस है उस तक पहुंचाया जाए। और हम कोशिश करेंगे कि फिर से आपसे इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिले, फिर से हम और चीज़ों पर आपसे बातचीत करें। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।